योगी आदित्यनाथ के सहकार से समृद्धि विजन के तहत चलाए गए MPSCI सदस्यता महाअभियान से उत्तर प्रदेश के 54 लाख किसान सहकारी ढांचे से जुड़कर आत्मनिर्भर बने। जिला सहकारी बैंकों में 2 लाख नए खाते खुलने से 660 करोड़ रुपए की पूंजी सुदृढ़ हुई। QR कोड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आधारित डिजिटल भुगतान से खाद बीज वितरण पारदर्शी हुआ। सस्ती दर पर फसली ऋण और आधुनिक सेवाओं ने छोटे किसानों को साहूकारों से मुक्ति दिलाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी है। उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रफ्तार देने के लिए सरकार लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर दे रही है। मुख्य सचिव SP गोयल ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की बैठक में भूमि अधिग्रहण, विकास और आवंटन की प्रक्रिया समयबद्ध करने के निर्देश दिए। चालू वित्तीय वर्ष में 78,000 एकड़ भूमि आवंटन का लक्ष्य तय किया गया। बैठक में नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सहित अन्य एजेंसियों को आधारभूत सुविधाएं मजबूत कर निवेशकों को आकर्षित करने की कार्य योजना बनाने को कहा गया। जयवीर सिंह ने विधानसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश को 12 पर्यटन सर्किटों में बांटकर समग्र विकास किया जा रहा है। इनमें रामायण, कृष्ण ब्रज, बौद्ध, जैन, सूफी, कबीर और बुंदेलखंड सहित कई सर्किट शामिल हैं। 2022 से 2025-26 के बीच 110 परियोजनाएं पूरी की गई। वहीं सपा की रागिनी सोनकर ने कुपोषण और आंगनबाड़ी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने बजट प्रावधानों को अपर्याप्त बताते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री पर जवाबदेही तय करने की मांग की। उत्तर प्रदेश में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए पहले चरण में 2,57,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी थी। अब 18 फरवरी को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए छात्रों का चयन किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। जो अभिभावक पहले चरण में आवेदन नहीं कर सके वे 21 फरवरी से शुरू होने वाले दूसरे चरण में आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए लॉटरी प्रणाली अपनाई गई है। योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर जाएंगे। 23 से 24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान में निवेश आकर्षित करने के लिए बैठकें और MOU होंगे। शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन और IT क्षेत्र में साझेदारी पर जोर होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य UK और जर्मनी दौरे पर जाएंगे। इस विदेशी दौरे से उत्तर प्रदेश में IT और औद्योगिक निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा परिषद में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और शिक्षकों को 1 अप्रैल से 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई और यूपी फेयर जोन से फेथ जोन बना है। सरकार ने महिला सुरक्षा, पुलिस भर्ती और साइबर ढांचे को सुदृढ़ किया। स्टार्टअप, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा। बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2.24% होने का दावा किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में दावा किया कि देश में बिक रहे इलेक्ट्रिक वाहनों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 19% से अधिक और तिपैया EV में 40% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर 2017 से पहले 19% थी, जो अब घटकर 2.24% रह गई है। सरकार AI, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और डाटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रही है। 20,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और EV मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर प्रदेश को हरित ऊर्जा और भविष्य की अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाया जा रहा है। मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत बसपा संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने नौशाद अली को कानपुर, लखनऊ, आगरा और मेरठ मंडलों का प्रभारी बनाया। वहीं भतीजे आकाश आनंद के ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दिल्ली का केंद्रीय प्रभारी नियुक्त किया गया। अन्य राज्यों में भी नए प्रभार सौंपे गए हैं। पार्टी का लक्ष्य संगठन को मजबूत कर आगामी चुनाव में प्रभावी वापसी करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ महासंग्राम के तहत लखनऊ में विधानसभा घेराव कर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं अविनाश पांडे, अजय राय और आराधना मिश्रा ने मनरेगा बजट कटौती और मजदूरों के भुगतान में देरी का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पर्याप्त बजट आवंटन और लंबित भुगतान जारी करने की मांग की। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पार्टी ने चेतावनी दी कि मांगी न मांगी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने सनातन संस्कृति पार्टी के गठन की घोषणा करते हुए काशी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में 26 जनवरी को इस्तीफा दिया था, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया और उन्हें निलंबित कर दिया। महापंचायत के अग्निहोत्री ने यूजीसी रेगुलेशन 2024 का काला कानून बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार पर भय का माहौल बनाने का आरोप लगाया और कहा कि समाज के हितों की रक्षा के लिए नई राजनीतिक पहल जरूरी है। अखिलेश यादव ने 2026 पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार वोटर लिस्ट में फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर पीडीए समुदाय के मतदाता के नाम कटवा रही है, इसलिए चुनाव टाले जा रहे हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण प्रक्रिया लंबित होने से भी देरी की आशंका जताई जा रही है। अखिलेश ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटका रही है। फिलहाल भाजपा की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी। प्रदेश के 8033 केंद्रों पर 52 लाख से अधिक छात्र परीक्षा देंगे। नकल रोकने के लिए वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कंट्रोल रूम निगरानी एसटीएफ और एलआईयू की तैनाती की गई। 222 केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए। इस बार कॉपियों में ए और बी सीरीज की अलग अलग कलर कोडिंग लागू की गई, जिससे अदला बदली रोकी जा सके। छात्रों के लिए हेल्पलाइन भी जारी की गई है। असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता से 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के बंटवारे की चर्चा तेज है। एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव से सपा कांग्रेस सतर्क है। अखिलेश यादव मुस्लिम वोट एकजुट रखने की रणनीति पर काम करें और इसी क्रम में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में शामिल किया गया। 2017 में वोट बंटवारे में भाजपा को लाभ मिला था। अब सपा 2027 में ऐसी स्थिति से बचना चाहती है, जबकि ओवैसी मुस्लिम नेतृत्व को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बजट चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने जनता के लिए अच्छा काम नहीं किया वे बजट पर अच्छा बोल भी नहीं सकते। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और यूपी राम राज्य की आधार भूमि बन रहा है। 150 आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से आधुनिक बनाया जा रहा है। लक्ष्य 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 18 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जबकि अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। इस बीच आगरा में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो फरवरी के लिए असामान्य रूप से अधिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि बादलों की आवाजाही और उच्च दबाव क्षेत्र के कारण तापमान बढ़ा। हल्की वर्षा से रबी फसलों को लाभ मिल सकता है। मार्च के पहले सप्ताह तक मौसम में हल्का उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।